अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट अपने टॉपिक को। जो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ आ जाते हैं उनमें 11 वाला एमसीक्यूज़ आज हम देखेंगे। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी, टॉर्क, पावर या मोमेंटम। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी, टॉर्क, पावर एंड मोमेंटम। इन चारों में से कौन सा होगा ये हम कल कर चुके हैं, पावर। तो 12 वाले से आज हम शुरू करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स का प्रोडक्ट डिस्टेंस के साथ जो फोर्स लगने के बाद कवर होता है वो क्या है? एक्सेलरेशन, रेजिस्टेंस, वर्क, स्पेसिफिक हीट। उसका एग्जैक्ट आंसर बेटा आ जाएगा वर्क, यानी कि सी। फिर उसके बाद आ जाता है जी, फॉर वर्क डैश कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड। वर्क के लिए कौन सी कंडीशन फुलफिल्ड है? पहली क्वेश्चन, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो बेटा उसका एग्जैक्ट आंसर होगा बी। वर्क इज अ क्वांटिटी। वर्क कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर, वेक्टर, बेस या नन ऑफ दीज? तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है बेटा। स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस आप लोग जब हमने बुक को शुरू किया था तब आप पढ़ चुके हो। उसके बाद आ जाता है जी, वर्क डन विल बी। कितना वर्क डन होगा इफ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट? अगर कोई नेट फोर्स नहीं लग रही। मैक्सिमम, मिनिमम, जीरो या ऑल ऑफ द अबव? तो उस वक्त बेटा वर्क डन जीरो होगा आंसर, यानी कि सी। अगर ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स नहीं लग रही तो इट्स मीन वहां पे वर्क डन भी जीरो है। वर्क डन विल बी मैक्सिमम इफ द डिस्प्लेसमेंट इज टू फोर्स। वर्क डन मैक्सिमम होगा अगर डिस्प्लेसमेंट क्या है? पैरेलल, परपेंडिकुलर, टेंजेंट या नॉर्मल? तो इसका एग्जैक्ट आंसर है बेटा ए, यानी कि पैरेलल। अब नेक्स्ट हम शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं कि आज हमने कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। आज हम 7 चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 8 क्वेश्चन की तरफ 8 चैप्टर की तरफ आएंगे। तो चलते हैं 7 चैप्टर की तरफ बेटा। सेवन पॉइंट 21। Why does a piece of stone sink in water but a ship with a huge weight float? ऐसा क्यों होता है कि एक पत्थर जो बहुत हल्के वेट का होता है पानी के अंदर डूब जाता है, लेकिन एक बहुत बड़ी कश्ती जिसका वज़न पत्थर से कई गुना ज़्यादा होता है लेकिन वो पानी में डूब नहीं पाती? कहते हैं अगर ऑब्जेक्ट का वेट स्मॉलर है उस फोर्स के जो उस पर लग रही है तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। अगर वेट ऑब्जेक्ट का ज़्यादा है उस फोर्स के जो उस पर लग रही है तो वो डूब जाएगा। यही हालत पत्थर की है कि जो पत्थर डूब जाता है क्योंकि जो फोर्स उसके ऊपर एक्ट करती है वो ग्रेटर होती है, स्टोन स्मॉलर होता है अपने वेट के हिसाब से। तो शिप है उसका ह्यूज वेट होता है, वो इसी वजह से फ्लोट कर पाती है पानी के ऊपर। यही रीज़न है कि उसका डिज़ाइन इस तरीके से किया जाता है कि उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए उस फोर्स के जो उसके ऊपर लगती है और वो इक्वल टू इट्स वेट हो जाए। और उस फोर्स को हम अपथ्रस्ट फोर्स भी कहते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटे। कहते हैं व्हाट इज हुक्स लॉ, व्हाट इज मीन बाय इलास्टिक लिमिट? हुक्स लॉ क्या होता है, इलास्टिक लिमिट क्या होता है? कहते हैं स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाती है बॉडी में जब उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई की जाती है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है स्ट्रेस के विद इन अ इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड हुक्स लॉ। इलास्टिक लिमिट क्या होता है? ऐसी लिमिट जिसमें बॉडी रिकवर हो जाती है अपनी ओरिजिनल लेंथ, शेप एंड वॉल्यूम में जब उसके ऊपर से डिफॉर्मिंग फोर्स खत्म हो जाती है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। चैप्टर नंबर 8,
पहला सवाल, वाई डज अ हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडीज़ टू कोल्ड बॉडीज़, हीट क्यों फ्लो करती है हॉट बॉडीज़ टू कोल्ड बॉडीज़ के। ये हमने रिसेंटली बेटा ये चैप्टर कवर किए हैं, ये सारे क्वेश्चंस हमने बहुत डिटेल में पहले पढ़े हुए हैं। ये आपकी सिर्फ रिवीजन चल रही है, मैं आपको सिर्फ इसको थोड़ा सा पॉइंट आउट करूँगा, आंसर्स बता दूंगा इसके, याद आपने ये पहले भी किए हुए हैं। पहला सवाल बेटा इसका, वाई डज द हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडीज टू कोल्ड बॉडी। द हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन देम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका जो टेम्परेचर होता है वो डिफरेंस होता है। अगला कौन सा सवाल है समर पैक में, डिफाइन द टर्म हीट एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर और हीट की डेफिनेशन बतानी है। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, कि ये बताता है कि एक ऑब्जेक्ट कितना हॉट है और ये कितना कोल्ड है। हीट क्या है? हीट एक एनर्जी है जो ट्रांसफ़र होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तब ट्रांसफ़र होती है जब ये थर्मल कॉन्टैक्ट में आते हैं, और रिज़ल्ट क्या निकलता है कि टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है उन दोनों के दरमियान, और ये तब तक ट्रांसफ़र होती रहती है जब तक दोनों के टेम्परेचर मेंटेन ना हो जाए। तीसरा सवाल, व्हाट इज़ मीन बाय इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी क्या होता है? कहते हैं जब हीट एंटर हो जाती है किसी भी बॉडी में तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी कहलाती है। 8.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हाउ डज हीट इफेक्ट द मोशन ऑफ अ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस। कहता है जब गैस को हीट किया जाता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की बेटा, वो भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है टेम्परेचर के, जिस वजह से उसका मोशन भी इंक्रीज हो जाता है। अगला शॉर्ट क्वेश्चन क्या है बेटा वो देख लेते हैं। What is a thermometer? Why mercury is preferred as a thermometric substance? थर्मोमीटर क्या होता है? मर्करी को थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस के तौर पे क्यों लिया जाता है? थर्मोमीटर क्या होता है? कहते हैं थर्मोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो यूज़ होती है मेजर करने के लिए किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को। अब मर्करी इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये ज़्यादा जल्दी हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, और ये टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक बहुत सूटेबल डिवाइस है। इसका आंसर मैंने आप लोगों को लिखवाया था। उसके बाद अगला सवाल बेटे कौन सा है? अगला सवाल है जी, एक्सप्लेन द वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, डिफाइन स्पेसिफिक हीट एंड हाउ वुड यू फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड। एक्सप्लेन द वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, ये लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, ये भी देखेंगे। उसके बाद 8.8 क्वेश्चन है, उसमें क्या जी, डिफाइन स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन एंड हाउ टू फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड। ये दो क्वेश्चन हैं। स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन क्या है? कहता है कितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए 1 kg मैस के टेम्परेचर को 1 केल्विन तक इंक्रीज करने के लिए, डेट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस। स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड क्या है? कहते हैं किस तरीके से हम उसको फाइंड कर सकते हैं। कहता है अगर आपने स्पेसिफिक हीट सॉलिड को फाइंड करना है तो उसके लिए आपको लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस प्रोसेस के लिए आप क्लोरीमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं वो कौन सा है। latent heat of fusion, heat energy required to change the unit mass of a substance from solid to liquid state at its melting point। यानी कि हमने mass of substance को solid to liquid state में convert कर देना है उसके मेल्टिंग पॉइंट पे लेके जाते हुए बगैर उसके टेम्परेचर को चेंज किए, डेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। साथ में फॉर्मूला बेटा HF इज इक्वल टू डेल्टा QF ओवर M, यहाँ तक आपने कर लेना। उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं भी आज हमारा कौन सा होगा। आज हम स्ट्रेट एंड एक्सप्लेन द ब्रेकिंग सिस्टम इन व्हीकल्स करेंगे, यूनिट नंबर 7। ब्रेकिंग सिस्टम इन व्हीकल्स।
उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन, फिर आपका आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। ब्रेकिंग सिस्टम इन व्हीकल्स में क्या होता है कि बेटा अगर कार की बसेस की बात करें तो वो पास्कल लॉ पे वर्क करती हैं। जो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम्स होते हैं जिस तरीके से डायग्राम में दिखाए गए हैं, ये प्रेशर को ट्रांसमिट करते हैं इक्वली इन ऑल डायरेक्शन में। जब ब्रेक पैडल को पुश किया जाता है तो ये फोर्स को एक्सर्ट करते हैं मास्टर सिलेंडर पर, जो लिक्विड के प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, और जो लिक्विड का प्रेशर है वो इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है मेटल पार्ट्स के ज़रिए से इन ऑल डायरेक्शन में। और एक साइड पे पिस्टन लगा होता है, दूसरी साइड पे ब्रेक शू लगे होते हैं जो उस प्रेशर से जो है दबाए जाते हैं, जिन्हें हम ब्रेक ड्रम्स भी कहते हैं। जब वो प्रेसिंग आउटवर्ड्स होते हैं तो उससे फ्रिक्शन क्रिएट होती है और वो व्हील जो है रोटेट करना रुक जाता है। अब यहाँ पे क्या, जिस तरीके से इसने ब्रेक शू को बेटा प्रेस किया तो यहाँ पे मास्टर सिलेंडर है, इसके अंदर लिक्विड है। अब ये इससे इक्वली जब ये दबाएगा प्रेशर क्रिएट होगा, और प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होते हुए जिस तरीके से रेयर व्हील में जाएगा, ये लिक्विड आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और ये पिस्टन होगा, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में जाके व्हील के ब्रेक ड्रम्स के साथ लगेगा, तो वहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होगी और ये भी रुक जाएगा, और इसी तरीके से ये फ्रंट व्हील में काम करेगा। और उसके बाद वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन को देख लेते हैं। वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन पिछले 4-5 लेक्चर्स में हमने उनको डिटेल में बेटा एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे देखा हुआ है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन को। अब ये ऑब्जर्व किया गया है कि जब भी हम सॉलिड को हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो बेटा एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और अगर हम उसकी ओरिजिनल लेंथ की बात करें, ओरिजिनल टेम्परेचर की बात करें, तो वो L0 और T0 हैं, जिस तरीके से ये डायग्राम में बुक में दिखाए गए हैं। ओरिजिनल वॉल्यूम L0 एंड ओरिजिनल टेम्परेचर T0 आ जाएगा। अब जब उनको हीट प्रोवाइड करते हैं तो उनका टेम्परेचर चेंज होने के बाद T और लेंथ चेंज होने के बाद L बन जाती है। जब उनको इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द रॉड में देखते हैं तो बेटा डेल्टा L यानी कि L माइनस L0 आ जाता है, और इसी तरीके से इंक्रीज इन टेम्परेचर में देखते हैं तो डेल्टा T माइनस T0 आ जाता है। अब जो डेल्टा L यानी कि चेंज इन लेंथ है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेटा ओरिजिनल लेंथ के और चेंज इन टेम्परेचर के। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म किया तो अल्फा में कन्वर्ट हो गया। डेल्टा L किसके इक्वल है, L माइनस L0 के। L0 बेटा इधर आ जाएगा, जब L0 इधर आएगा तो L0 प्लस अल्फा L0 डेल्टा T, L0 कॉमन आ गया, रिमेनिंग रह गया 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। अब ये कहते हैं ये अल्फा क्या है, ये अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है सब्सटेंस का, जिसका फॉर्मूला क्या है डेल्टा L ओवर L0 डेल्टा T। अब ये फॉर्मूला इक्वेशन हमें क्या बताती है, अगर 8.9 को भी देखें तो बताती है कि हमने कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ अ सब्सटेंस को डिफाइन कर दिया है कि अगर हम उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसकी लेंथ भी पर केल्विन के हिसाब से इंक्रीज हो जाती है। यहाँ तक बेटा आपने ये क्वेश्चन करना है। होप सो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होंगी।